हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नाम उसका आवर एनवायरनमेंट। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो? सबसे पहले पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है फूड चेन और फूड वेब। ये तो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में हम पढ़ेंगे 10% लॉ, इकोलॉजिकल पिरामिड्स और बायोमैग्निफिकेशन। उसके बाद फोर्थ टॉपिक होगा ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, जिसमें आप वेस्ट डिस्पोजल, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट और ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ोगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है हमारा एनवायर का मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास। एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? हमारे आसपास, हमारे जो आसपास की जो चीज़ें हैं हम उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पढ़ने से पहले आप सबसे पहले ये पढ़ोगे कि कम्युनिटी क्या होती है। देखो, एक ही जगह पे एक ही तरह की पॉपुलेशन जो रहती है हम उसको कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता पेड़ पे रहता है तो इसको हम एक कम्युनिटी मान सकते हैं। तो पूरा पेड़ जो है हम उसको हैबिटेट मानते हैं, यानी कि जहाँ पे कम्युनिटी रहती है हम उस जगह को हैबिटेट बोलते हैं। और पूरे का पूरा एक सिस्टम होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम क्या है? सेल्फ सस्टेनिंग। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब है कि अपने आप पर निर्भर है वो। सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें जहाँ पे इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, वो एक कंप्लीट सिस्टम होता है, हम उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होता है कि कोई चीज़ मटेरियल जो है वो रिसाइकल होता है, साइकिल कंप्लीट करता है अपना। मान लीजिए कि मटेरियल जो है एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सचेंज होता है और घूम फिर के फिर वहीं वापस आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अब जैसे वाटर है तो वाटर इवेपोरेट हुआ और क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गया, क्लाउड से फिर वो वापस उसी जगह पे चला गया, दैट इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल। आपने बचपन में ये पढ़ा ही है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल भी होता है, ऑक्सीजन साइकिल भी होता है, नाइट्रोजन साइकिल भी होता है। नाइट्रोजन साइकिल है, मान लीजिए कि ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स को खाते हैं इंसेक्ट्स, तो इन जो प्लांट्स के अंदर की नाइट्रोजन होती है वो इंसेक्ट्स में चली जाती है। अब इंसेक्ट्स की जब डेथ होगी तो इनको डीकम्पोजर्स खाएंगे, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई। और बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे, इसके अंदर की नाइट्रोजन को सॉइल में मिला देंगे और सॉइल से ये नाइट्रोजन फिर प्लांट्स को मिलेगी। तो ये नाइट्रोजन का साइकिल कंप्लीट हो गया, हम इसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या है कि मटेरियल्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक्सचेंज होते हो या एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज होते हैं और वापस उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, हम उसको साइकिल बोलते हैं। अब इकोसिस्टम जो है वो कितने टाइप्स का होता है? अगर नेचर के बेस पे देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। ड्यूरेशन यानी टाइम के हिसाब से देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। और साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो माइक्रो और मैक्रो इकोसिस्टम। इसको हम और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो भी दो तरह के हैं, एक टेरेस्ट्रियल है और एक एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम है। नेचुरल वो जिसको भगवान ने बनाया है, जिसको इंसान ने नहीं बनाया, दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि कुदरती है, नेचुरल है। जैसे फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये तीनों इकोसिस्टम जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम है। और ये टेरेस्ट्रियल है, यानी कि ज़मीन पे पाए जाने वाले इकोसिस्टम है। अब पानी में पाए जाने वाले भी इकोसिस्टम तीन तरह के मैंने यहाँ पे दिखाए, एक लेक है, एक रिवर है और एक ओशन है। ये तीनों भी एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम है। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो वो इंसान ने बनाए हैं, जैसे कि एक्वेरियम बनाया है इंसान ने बनाया है, डैम बनाया, गार्डन बनाए, तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है।
अब टेम्परेरी इकोसिस्टम, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाए तो टेम्परेरी इकोसिस्टम यानी कि रेन फेड पॉन्ड क्या होता है कि मान लो कि एक खड्डा है किसी ज़मीन पे, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो क्या होता है कि पानी इकट्ठा हुआ, वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह आएंगे, आसपास प्लांट्स ग्रो करेंगे, इंसेक्ट्स प्लांट्स को खाएंगे, वहाँ पे फ्रॉग्स वगैरह भी होंगे, फ्रॉग्स जो है वो इंसेक्ट्स को खाएंगे। जब फ्रॉग की डेथ हो जाएगी तो उसकी अंदर के जो मटेरियल है वो एक मैन्योर बन के, न्यूट्रिशन बन के प्लांट्स को मिलेगा, तो सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बन गया। तो इसके अलावा कॉलोनीज ऑफ माइक्रोब्स, जब माइक्रोस्कोप के नीचे बैक्टीरियाज को देखा जाता है तो वो छोटे छोटे स्पॉट्स में आपको जो दिखाई देता है, जहाँ पे काफ़ी सारे बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं, उनको हम कॉलोनीज बोलते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज में रहते हैं। तो ये भी एक टेम्परेरी इकोसिस्टम हो गया। परमानेंट इकोसिस्टम कौन सा होता है, जो हमारे पैदा होने से भी काफ़ी साल, कई लाखों साल पहले था, आज भी है और आने वाले कई सालों में भी रहेगा। फॉरेस्ट है, लेक्स है, ओशंस है, रिवर्स है, ये सारे के सारे परमानेंट इकोसिस्टम है। उसके बाद आ गया माइक्रो इकोसिस्टम। माइक्रो इकोसिस्टम, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज में रहते हैं, तो इसको माइक्रो इकोसिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। मैक्रो इकोसिस्टम जो है वो बड़े इकोसिस्टम होते हैं, जैसे लेक, ओशन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ये बड़े बड़े इकोसिस्टम है। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक बायोटिक और एक अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे के सारे आ जाते हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट्स वो है जिसमें नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं। बायोटिक में लिविंग और अबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आएंगे। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले आएंगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, फिर डीकम्पोजर्स। तीन तरह के बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। अबायोटिक कंपोनेंट्स भी तीन तरह के होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे डिटेल में पढ़ते हैं इसको कि बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स किसको बोलते हैं, कंज्यूमर्स किसको बोलते हैं और डीकम्पोजर्स किसको बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स, पता चल गया होगा कि प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होते। वो सनलाइट से अपना खाना बना लेते हैं, आसपास उनके कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वो सॉइल से ले लेते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में आता है, वाई ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो क्या आंसर लिखोगे आप कि प्रोड्यूस, they prepare their own food from the inorganic substances in the environment, therefore they are called the producers। अब उसके बाद आगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो सिर्फ कंज्यूम करते हैं, यानी कि जो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो खुद नहीं बनाते खाना। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं। ये क्या है कि इनको क्या चाहिए? प्लांट्स। अब ये एनिमल है तो इसको क्या चाहिए? प्लांट्स चाहिए, ये प्लांट्स को खाएगा। तो ये किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। सारे के सारे कंज्यूमर्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। वो कैसे? मान लीजिए कि प्लांट्स को खाया गोट ने, तो गोट जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। अब गोट को खाया लायन ने, अब गोट जो है वो ग्रास को खाएगी, मोटी होगी, तभी तो वो लायन गोट को खा सकेगा, यानी कि इनडायरेक्टली वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं हर्बीवोर्स, एक होते हैं कार्निवोर्स, एक होते हैं ओमनिवोर्स। हर्बी का मतलब प्लांट्स, प्लांट्स को खाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर्बीवोर्स। अब एग्जांपल्स बताओ जल्दी से, कौन कौन सी है? गोट एक होगी, और काऊ, बफलो, हॉर्स, तो बहुत सारी एग्जांपल्स है हर्बीवोर्स की। अब कार्निवोर्स, कार्निवोर्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स को नहीं खाते। प्लांट्स ये कभी नहीं खाएंगे, ये खाएंगे ओनली एनिमल्स को। तो इसमें कौन सा आएगा? लायन। अब अगली एग्जांपल आप खुद बोलो कौन सी है? टाइगर, ईगल, स्नेक, फ्रॉग, बहुत सारी है। अब तीसरे लेवल के वो कंज्यूमर्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे बेर हो गया, भालू, ह्यूमंस हो गए, क्रो, डॉग, ठीक है। ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी, इसलिए हम इनको ओमनिवोर्स बोलते हैं।
अब कार्निवोर्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं? कार्निवोर्स जो है वो आगे अगर बात करें, यहाँ पे अगर प्लांट्स को खाने वाले यानी कि हर्बीवोर्स की बात करें, तो हर्बीवोर्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। 1 के ऊपर डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी तो हर्बीवोर्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। तो हर्बीवोर्स एनिमल्स को खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, यानी कि कैट्स, डॉग्स, फ्रॉग्स, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। क्यों? क्योंकि ये इनको खाते हैं। अब कैट्स, डॉग्स, फ्रॉग्स को खाने वाले कौन से हैं? वॉल्फ, स्नेक्स, ये टर्शरी कंज्यूमर्स हो गए। अब टर्शरी कंज्यूमर्स को खाने वाले कौन से होंगे? क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। ठीक है, लॉयन, टाइगर, ईगल्स, ये वॉल्फ, स्नेक्स को भी खा जाते हैं। तो इस तरीके से ये देखो, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, तो इतने तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। और ये सारे के सारे कार्निवोर्स हैं। ये जो कार्निवोर्स होते हैं ये टॉप कार्निवोर्स होते हैं, इनके ऊपर कोई कार्निवोर्स ही नहीं है। अब बात करते हैं डीकम्पोजर्स की, यानी कि सबसे लास्ट वाला ट्रॉफिक लेवल जो है वो डीकम्पोजर्स होता है, और फर्स्ट जो है वो प्लांट्स होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स होता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर खाते हैं। प्रोड्यूसर को कौन खाता है? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को कौन खाता है? डीकम्पोजर्स। तो लास्ट में ये डीकम्पोजर आएंगे। डीकम्पोजर्स जो है उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स आपने छोटी क्लासेस में 7th 8th में पढ़ा होगा कि सेप्रोट्रॉफ्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाकर ख़त्म करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को खाते हैं, इसलिए हम उनको सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। ये बैक्टीरिया और फंगी जो है ये डेड चीज़ों को खाकर ख़त्म करते हैं, इसीलिए हम इसको डीकम्पोजर्स बोलते हैं। इनको रिड्यूसर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये उन चीज़ों को खाकर ख़त्म करते हैं। सोचो, एक चीज़ सोचो कि अगर ये डेड बॉडीज़ को खाकर ख़त्म नहीं करते तो हमारे जो जब से अर्थ स्टार्ट हुई है, जब से लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुए, तब से लेकर उन तक की डेड बॉडीज़ तो यहीं पे होती, तो कितनी सारी डेड बॉडीज़ होती। तो डीकम्पोजर से अच्छा काम करते हैं। बैक्टीरिया और फंगी जो है वो इनको तोड़ देते हैं छोटे छोटे मटेरियल में, तो ये मटेरियल जो है वो प्लांट्स को मिलता है, जिससे वो लिविंग प्लांट्स जो हैं वो आगे ग्रो करते हैं। इसीलिए हम इनको रिड्यूसर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये डेड बॉडीज़ को खाकर उनको रिड्यूस कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकलता है ये भी उनको खाकर ख़त्म कर देते हैं। सोचो, अगर इतनी देर से हम वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालते, अगर सारा का सारा यहाँ पे होता तो कितना सारा होता। बट डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को, ये होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर जो हमारी बॉडी से निकलता है, या फिर जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो ये भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। इनको डीकम्पोजर यानी बैक्टीरिया और फंगी जो है, बैक्टीरिया, फंगी और अर्थवॉर्म 3 चीज़ें आती हैं इसमें डीकम्पोजर्स में, ये उन चीज़ों को खाकर ख़त्म कर देते हैं और मिट्टी में ही मिला देते हैं, और मिट्टी से ये प्लांट्स में चले जाते हैं। डीकम्पोजर्स का रोल क्या है डेली लाइफ में? ये सफाई का काम करते हैं, एनवायरनमेंट को साफ़ कर देते हैं। आप सोचो कि गंदगी यहीं पे पड़ी रहे, प्लांट्स के डेड चीज़ें जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो यहीं पे पड़ी रहे तो कितना ढेर हो जाएगा। बट ये उनको ख़त्म कर देते हैं, और ये मटेरियल को रिसाइकल भी करते हैं। इनके अंदर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स को मिल जाती है, कार्बन है वो प्लांट्स को मिल जाता है। इसके अलावा ये स्टेबिलिटी को भी मेनटेन करके रखते हैं एनवायरनमेंट में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स आपको पता चल गया होगा, एक प्रोड्यूसर्स, एक कंज्यूमर्स और लास्ट में डीकम्पोजर्स। 3 तरह के बायोटिक कंपोनेंट्स थे। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स जो है उनमें भी पढ़ेंगे हम कितने टाइप्स के होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं हमारे आसपास। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, क्या इनके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो नॉन लिविंग चीज़ है, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। टेम्परेचर, सॉयल, सनलाइट, विंड, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी है। ये सारी की सारी तो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिना जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें दोनों का होना ज़रूरी है। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जो चीज़ मिट्टी से मिले, पानी से मिले या हवा से मिले, उसको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं।
इसमें नाइट्रोजन, सारे के सारे मिनरल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, वाटर, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो है जो प्लांट्स में और एनिमल्स में पाए जाते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है चाहे वो डेड है। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह पाए जाते हैं। उसके बाद आता है तीसरा क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स का मतलब होता है कि जिस पे मौसम या उस जगह का क्लाइमेट डिपेंडेंट होता है, जैसे लाइट हो गई, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप महसूस कर सकते हो। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीज़ें वो है जो मटेरियल है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि बैक्टीरिया और फंगी को डिकम्पोजर्स क्यों बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बैक्टीरिया और फंगी जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाकर, प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को खाकर ख़त्म करते हैं, इसीलिए हम इनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। बेटा ये ध्यान से याद करना, ये चीज़ समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये बार बार एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड की क्लास है आपकी, तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो बेटा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी जो वीडियोस है, जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब में, वो वन शॉट वीडियो होती, ताकि आपको सेकंड या थर्ड पार्ट देखने के लिए कहीं और जाना ना पड़े। तो पूरी की पूरी वीडियो जो है वो मैं वन शॉट वीडियो बनाता हूँ, एक ही वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर होगा। चाहे मेरी वीडियो 1 आवर की हो चाहे 30 मिनट्स की हो, बट उसमें हर चीज़ आपको मिले, हर चीज़ आपको क्लियर हो, हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, ये मेरी कोशिश रहती है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तक मैं डिस्कस करता हूं इसमें। अब अगला क्वेश्चन है लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डीकम्पोजर्स टू द एनवायरनमेंट। डीकम्पोजर्स का क्या फ़ायदा है, अभी मैंने आपको बताया रोल ऑफ डीकम्पोजर्स क्या है, रोल क्या है डीकम्पोजर्स का। चलो पीछे चलते हैं, हम आपको बताते हैं डीकम्पोजर्स का रोल क्या है। क्लेंजिंग एजेंट का काम करते हैं एनवायरनमेंट में, मटेरियल्स को रिसाइकल करते हैं, एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, यही तो रोल है उनका और यही तो इंपॉर्टेंस है उनकी। सेकंड क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन है व्हाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड डी प्रोड्यूसर्स। मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या आप लिख लो कि ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। एनवायरनमेंट में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उसमें अपना खाना बनाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन सी है एनवायरनमेंट में? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सन से लेते हैं लाइट। तो तीन चीज़ों को मिला के ये अपना खाना बना लेते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होते, इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ डिकम्पोजर्स फैसिलिटेट रिसाइकलिंग ऑफ मैटर इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। सेम वही रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, सेम वही क्वेश्चन जो है वो घुमा के डाला गया, बट आंसर तो सेम है इसका। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ, फिर वही क्वेश्चन आ गया। और देखो इतने क्वेश्चंस हैं, अलग अलग वर्डिंग है, बट आंसर इसका भी सेम है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन क्या होती है? एक मान लीजिए कि प्लांट्स है, प्लांट्स को खाया इंसेक्ट्स ने, यानी कि ग्रास होपर ने ग्रास होपर को खाया, फ्रॉग ने फ्रॉग को खाया, स्नेक ने स्नेक को खाया, ईगल ने। तो ये बन गई एक चेन, खाने की चेन, उसको हम फूड चेन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अलग अलग लेवल होते हैं, किसने किसको खाया, एक सीक्वेंस बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द फूड चेन। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट बायोटिक लेवल और ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड द फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल, अभी मैंने वर्ड यूज किया ट्रॉफिक लेवल, ये क्या होता है? ये होता है फूड चेन में जो एक लेवल होता है। मान लीजिए कि मैंने प्लांट्स की बात की, ये प्लांट्स है, तो प्लांट्स एक लेवल हो गया। प्लांट्स को खाया इंसेक्ट्स ने, ये सेकंड लेवल हो गया। इंसेक्ट्स को खाया फ्रॉग ने, तो ये थर्ड लेवल हो गया। तो ये ट्रॉफिक लेवल है, यानी कि खाने के लेवल हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस लेवल पे पाए जाते हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
चलिए अब पढ़ते हैं इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल है, किसी भी फूड चेन के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, हार्डली 4 या 5 तक ट्रॉफिक लेवल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे मान लीजिए प्लांट्स है, तो प्लांट्स को खाया इंसेक्ट्स ने, इंसेक्ट्स को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने, अब ईगल को खाने वाला कोई नहीं है। ये फूड चेन जो है वो 5 ट्रॉफिक लेवल्स तक चली बस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी है वो लॉस होगी, क्योंकि जो इंसेक्ट्स है या फ्रॉग है या ईगल है या स्नेक है, ये सांस भी लेते हैं, तो सांस लेने में काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है, तो फूड में जो उनके नेक्स्ट लेवल को एनर्जी मिलती है वो बहुत कम मिलती है। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया, फर्स्ट भी क्लियर हो गया। तो फूड जो है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होता। जितने भी प्लांट्स खाए उसमें से इंसेक्ट्स ने जितने भी प्लांट्स खाए उसमें से सारा का सारा तो यूटिलाइज नहीं हुआ, सारा का सारा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ उसमें से बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकाल दिया गया। फ्रॉग ने भी ऐसा ही किया, स्नेक्स ने भी ऐसा ही किया, तो इसलिए ट्रॉफिक लेवल जो है वो ज़्यादा नहीं होते। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? पहला कि ये यूनिडायरेक्शनल है, कि प्लांट्स को तो इंसेक्ट्स अगर खाएंगे तो इंसेक्ट्स को प्लांट्स नहीं खा सकते। अगर इंसेक्ट्स को फ्रॉग खा रहा है तो फ्रॉग को इंसेक्ट नहीं खाएंगे। फ्रॉग को अगर स्नेक खा रहा है तो स्नेक को फ्रॉग नहीं खाएगा, यानी कि वापस नहीं जाएगा, वो आगे ट्रॉफिक लेवल्स पे बढ़ेगा। दूसरा है कि ट्रॉफिक लेवल्स की जो काउंटिंग है वो 6 तक होती है। थर्ड है कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर रिलेटेड बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन। इन दोनों का इंटरेक्शन, इन दोनों का जो रिलेशन है वो इतना है कि किसने खाया और किसको खाया। सिर्फ फूड चेन खाने पे डिपेंड होगा। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन कितने टाइप की होती है? कि ग्रेजिंग फूड चेन है। ग्रेजिंग का मतलब होता है ग्रास, यानी प्लांट से स्टार्ट होने वाली फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि प्लांट्स को इंसेक्ट्स ने खाया, इंसेक्ट्स को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, या फिर प्लांट्स को गोट ने खाया, गोट को लायन ने खाया। ये फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन है। जो नॉर्मली फूड चेन पाई जाती है वो ग्रेजिंग फूड चेन है। डेट्राइटस फूड चेन, डेट्राइटस का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड लीव्स, डेड प्लांट्स, ठीक है। उसको किसने खाया? कीड़े मकोड़ों ने खाया, इंसेक्ट्स ने खाया। इंसेक्ट्स को किसने खाया? ये बर्ड है, बर्ड्स ने खाया। तो ये फूड चेन सिर्फ 3 ट्रॉफिक लेवल तक थी। डेट्राइटस फूड चेन जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती। उसके बाद है पैरासाइटिक फूड चेन। ये वो फूड चेन, पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का मतलब है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी पे रहते हैं उसी की बॉडी को खाते हैं, उसको पैरासाइटिक फूड चेन बोलते हैं, पैरासाइटिक फूड बोलते हैं या पैरासाइट्स बोलते हैं। तो पैरासाइटिक फूड चेन में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे काऊ है तो काऊ की बॉडी पे छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, लीच वगैरह रह सकती है, कोई भी कीड़े रहते हैं, तो उनकी बॉडी पे के अंदर भी, लीच की बॉडी के अंदर भी छोटे छोटे कीड़े जैसे अमीबा वगैरह या बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं जो उनको खाते हैं। अब काऊ की बॉडी को खाता है लीच वगैरह या छोटे कीड़े, और छोटे कीड़ों के अंदर भी बैक्टीरिया या फंगस होता है जो उनको खाता है। तो ये पैरासाइटिक फूड चेन, ये भी ज़्यादा लंबी नहीं होती, सिर्फ 3 स्टेप तक होती है। तो 3 तरह की फूड चेन आपको क्लियर होगी। अब उसके बाद आया फूड वेब। आपको बता दूं कि फूड चेन जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। कैसे? प्लांट्स को इस पे लिखा हुआ है कि सिर्फ इंसेक्ट्स ही खाएंगे, पर अकेले इंसेक्ट्स थोड़ा ना खाते हैं, गोट भी खाती है। और इंसेक्ट्स को यहाँ पे लिखा था कि सिर्फ फ्रॉग खाता है, अकेला फ्रॉग थोड़ा ना खाएगा। इंसेक्ट्स को तो लिजर्ड भी खा लेती है, ठीक है। और गोट को लॉयन खाता है, टाइगर खाता है, ठीक है। लॉयन भी खा सकता है, टाइगर भी खा सकता है, ठीक है। फ्रॉग को, स्नेक जो है वो सिर्फ फ्रॉग ही थोड़ा ना खाएगा, वो लिजर्ड को भी खा लेगा। और स्नेक को सिर्फ ईगल थोड़ा ना खाएगा, पीकॉक भी खा लेगा। तो ये पूरा नेटवर्क बन गया। फूड चेन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। देखो फूड चेन बिल्कुल सिंपल थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी, तो बड़ी आसान थी।
समझना उसको बड़ा आसान था। फूड चेन एक्चुअली किस लिए होती है, ये सिर्फ समझाने के लिए होती है। एक्चुअल में फूड वेब एग्जिस्ट करती है, एक्चुअल रियल लाइफ में जो एग्जिस्ट करती है वो फूड वेब होती है। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा पोजीशन में मिलेगा आपको फूड वेब में। फूड चेन में तो एक ही पोजीशन मिलती थी उसको। अब ईगल जो है, अगर उसको मान लीजिए कि स्नेक नहीं मिलता तो वो फ्रॉग को भी खा सकती है ईगल, तो वो एक से ज़्यादा पोजीशन पे लाई हो गई, इसको हम फूड वेब बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फूड वेब के, फूड चेन से थोड़े से डिफरेंट हो गए इसके। तो उसमें था कि फूड चेन स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट होती है, बट जो फूड वेब होती है वो स्ट्रेट नहीं होती। फूड वेब जो है वो अल्टरनेट पाथवे अप्लाई करती है। वो कैसे, मान लीजिए कि स्नेक को अगर फ्रॉग नहीं मिला तो वो लिजर्ड, रैट, रैबिट कुछ भी खा सकता है। अब तीसरा पॉइंट है कि इसमें ओवर पॉपुलेशन जो है किसी स्पीशीज की वो कम हो जाएगी। वो कैसे, मान लीजिए कि फ्रॉग की गिनती कम हो जाती है, फ्रॉग्स की काउंटिंग जो है वो कम हो, ठीक है, मान लीजिए फ्रॉग्स की जो काउंटिंग है वो कम हो गई, तो स्नेक जो है वो फ्रॉग को थोड़ा ना खाएगा, फ्रॉग की काउंटिंग कम होगी तो रैट खा सकता वो। रैट की स्पीशीज जो रिप्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो उसको कंट्रोल कर किया जा सकता है। स्नेक जो है वो रैट्स ज़्यादा खाएगा तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। अब डिफरेंस क्या है फूड चेन और फूड वेब में, पहला है कि वो सिंगल स्ट्रेट पाथवे है। इसमें है कि काफ़ी सारी फूड चेन्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। फूड चेन में क्या था कि एक ही तरह का खाना मिलेगा, इसमें एक से ज़्यादा तरह का खाना मिलेगा। इसमें क्या था कि फूड चेन में स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि अगर, अब देखो फूड चेन में अगर एक भी चीज़, एक भी ट्रॉफिक लेवल निकाल दिया जाए तो पूरी फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट फूड वेब में ऐसा नहीं होता, अगर एक स्पीशीज़, पूरी स्पीशीज़ को निकाल दिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फूड वेब तो चलता ही रहेगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। एनर्जी फ्लो जो है वो फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि फूड चेन एक ही डायरेक्शन में चलती है। प्लांट्स को खाया इंसेक्ट्स ने, इंसेक्ट्स को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, तो ये चेन जो है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में चलेगी, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगी। स्नेक से फ्रॉग में नहीं जाएगी, फ्रॉग से स्नेक में जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हर बार एनर्जी लॉस होती है एनवायरनमेंट में। इंसेक्ट्स में जितनी एनर्जी थी वो सारी फ्रॉग में नहीं गई, फ्रॉग में जितनी एनर्जी थी वो सारी स्नेक में नहीं गई, कुछ लॉस हो गई। इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि जो एनर्जी लॉस होगी वो वापस थोड़ा लेके आ सकते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन द वन ट्रॉफिक लेवल। मान लीजिए, अब यही मैं बात करता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक ट्रॉफिक लेवल के अगर ख़त्म कर दिए जाए, मान लीजिए कि सारे के सारे स्नेक्स मैंने ख़त्म कर दिए, तो क्या होगा, फूड चेन में से स्नेक्स सारे के सारे निकाल दिए, क्या होगा कि ईगल को खाना नहीं मिलेगा। अगर ईगल को खाना नहीं मिला तो ईगल की भी डेथ हो जाएगी। फ्रॉग्स की काउंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि उसको खाने वाला स्नेक नहीं बचा। फ्रॉग्स की काउंटिंग बढ़ेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट्स खाएंगे। अब इंसेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, इंसेक्ट्स अगर ख़त्म हो गए तो फिर फ्रॉग नहीं बचेंगे और फ्रॉग भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी फूड चेन ही ख़त्म हो जाएगी अगर एक भी ट्रॉफिक लेवल इसमें से निकाल दिया जाए। अगला थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन कॉल्ड। तो फूड चेन में जो स्टेप्स होते हैं मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी जो है, अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि फूड चेन में एनर्जी जो है वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है, वो क्या है, सन। प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। तो मेन सोर्स एनर्जी का कौन सा हो गया, सन, क्योंकि बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स को जो एनर्जी मिलती है वो प्लांट से मिलती है। डीकम्पोजर तक को एनर्जी जो है वो प्लांट से मिलती है, क्योंकि प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, उनकी डेथ होगी, तभी तो डीकम्पोजर्स अपना काम करेगी। यानी कि सारी की सारी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, सन। अब इसमें यह बताया गया कि जितनी एनर्जी सन के अंदर होती है, मान लीजिए कि ये मैंने बनाया प्लांट। अब देखो, प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ी, ये देखिए सनलाइट पड़ी, ठीक है। जितनी एनर्जी जो है वो सन ने प्लांट को दी,
उसमें से 99% एनर्जी जो थी वो एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट हो गई, सनलाइट थी रिफ्लेक्ट हो गई। ओनली 1% एनर्जी जो है वो प्लांट्स इसको यूटिलाइज कर पाए, यानी कि वो इसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है जी। मान लीजिए कि अगर एनर्जी जो है वो सन के अंदर है 1000 जूल्स जो प्लांट के ऊपर पड़ी, तो प्लांट उसमें से कितना यूटिलाइज करेगा, उसका 1% कितना हो गया, 10 जूल्स। ठीक है। अब एक लॉ आता है 10% लॉ। ये क्या है कि जितनी एनर्जी प्लांट्स के अंदर होगी, प्रोड्यूसर्स के अंदर होगी, उसका 10% जो है वो अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा। मान लीजिए ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जितनी एनर्जी थी उसमें से 10% एनर्जी जो थी, ये 10% एनर्जी जो थी वो मान लीजिए इंसेक्ट्स में गई, बाकी 90% एनवायरनमेंट में चलेगी। कहीं और ड्रा कर देता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे जगह खाली है। ये चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने प्लांट्स ड्रॉ किए, तो प्लांट्स को खाया इंसेक्ट्स ने, फिर वही बात, इंसेक्ट्स को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है जी, ये ड्रॉ गया। अब देखिए प्लांट्स के अंदर जितनी एनर्जी थी उसमें से इंसेक्ट्स को मिली 10%। क्यों? क्योंकि बाकी 90% रेस्पिरेशन के लिए यूज हो गई। प्लांट्स ने भी तो रेस्पिरेशन करनी होती है, सांस लेनी होती है। अब इंसेक्ट्स में जितनी एनर्जी थी उसमें से 10% एनर्जी जो थी वो फ्रॉग को मिली, बाकी इंसेक्ट्स ने भी 90% एनर्जी जो थी वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी। अब फ्रॉग में जितनी एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी जाएगी उसमें, 10% स्नेक में जाएगी और 90% रिलीज हो गई। अब स्नेक में जितनी थी उसमें से भी 10% ईगल में जाएगी, बाकी की 90% जो है वो एनवायरनमेंट में चली गई। अब मान लीजिए कि अगर 10,000 जूल एनर्जी थी प्लांट्स में, तो 1000 जूल मिली इंसेक्ट्स को, इसमें से 100 जूल मिली फ्रॉग को, 10 जूल मिली स्नेक को और 1 जूल मिली ईगल को। ये 10% लॉ है। ठीक है, ये देखिए 10,000 जूल्स थी प्लांट्स के अंदर, उसमें से 1000 जूल्स जो थी वो इंसेक्ट्स को मिली। इंसेक्ट्स को खाया एनिमल ने, यानी कि फ्रॉग ने या किसी और एनिमल ने, तो 100 जूल एनर्जी उसमें से मिली। अब ईगल ने खा लिया उस एनिमल को, तो उसमें से 10 जूल एनर्जी जो है वो उसको मिली, और 10% लॉ इसको बोलते हैं। अब इकोलॉजिकल पिरामिड, तो जो फूड चेन को अगर हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। तो ये हमेशा इस तरीके का होता है कि बेस जो है वो बड़ा होगा और ऊपर वाली चीज़ जो है वो छोटी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे हमेशा हम प्रोड्यूसर्स को यानी प्लांट्स को रखेंगे और टॉप पे रखेंगे हम कार्निवोर्स को। तो इसलिए ट्रायंगुलर बेस, ट्रायंगल जैसा होगा, क्योंकि बेस बड़ा है, क्योंकि प्लांट्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, टॉप कार्निवोर्स को एनर्जी सबसे कम मिली, इसलिए वो छोटा है। अब पढ़ेंगे बायोमैग्निफिकेशन। देखिए फूड चेन में एनर्जी तो कम हो जाती है, बट एक चीज़ है जो वो बढ़ती है, वो क्या है? हार्मफुल और नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। अगर हम प्लांट्स में कोई केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड वगैरह डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर जो केमिकल्स थे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर थे, तो वो प्लांट्स के अंदर ही रहेंगे। अगर उसको खाया किसी इंसेक्ट ने, तो उसकी बॉडी जो है अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल तो डिकम्पोज करके बाहर, डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देगी, एनर्जी भी बाहर निकल जाएगी, बट एक चीज़ जो है वो रहेगी, वो कौन सी? नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। अब इस लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जब वो केमिकल गए तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अब उससे भी हायर लेवल पे गए तो कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ेगी। मान लीजिए कि प्लांट्स को खाया रैट ने, तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की या पेस्टिसाइड्स की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो बढ़ गई। अब रैट को खाया स्नेक ने, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गई या केमिकल्स की। स्नेक को खाया ईगल ने, तो ईगल में कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ गई।
ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें एंटर तो होती पर बाहर नहीं निकलती। इस चीज़ को हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। बायो मैग्निफिकेशन का कारण क्या है, रीज़न क्या है? कुछ पेस्टिसाइड या केमिकल्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं फसलों को बचाने के लिए, किसी बीमारी से या कीड़े से बचाने के लिए, तो जो पेस्टिसाइड हमने यूज़ किए वो सॉइल में जाएंगे, सॉइल से चले गए अंडरग्राउंड वाटर में, अंडरग्राउंड वाटर को हमने पी लिया, ड्रिंक कर लिया, तो हमारी बॉडी में चले जाएंगे। तो या फिर जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें वो केमिकल चला जाएगा। अब पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हैं? फिशेस वगैरह। तो फिशेस को जो खाएगा अब उसमें केमिकल चले गए। तो हर बार हर ट्रॉफिक लेवल पर इन केमिकल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब बायोमैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले है कि इससे कैंसर हो सकता है, केमिकल्स है, केमिकल से कैंसर होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, हैमरेज हो सकता है, लीवर कायरोसिस हो सकता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो बायोमैग्निफिकेशन से होती है। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 10% लॉ क्या है? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, आपको पता ही है। उसके बाद है ये बताया हुआ है कि मान लीजिए किसी एरिया में स्नेक है, ग्रास ऊपर है, पीकॉक, ग्रास और फ्रॉग, ये चीज़ें हैं। अगर पेस्टिसाइड डाल दिया गया इंसेक्ट्स को मारने के लिए तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? मान लीजिए प्लांट्स पे डाला था, प्लांट्स को किसने खाया? ग्रास ऊपर ने, ठीक है जी। ग्रास होपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? पीकॉक ने। तो लास्ट में जो आया वो कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? पीकॉक। और क्योंकि आपको पता है कि बायोमैग्निफिकेशन में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो केमिकल्स की वो बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? पीकॉक का, ये बताया गया, ठीक है। और फिनोमिना का नाम क्या है? बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 10,000 जूल्स एनर्जी जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को यानी प्लांट्स को मिली है, तो कितनी एनर्जी सेकंड ट्रॉफिक लेवल को मिलेगी? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ये रहा, उसके बाद सेकंड ही आएगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। अगर 10,000 जूल इसमें है तो इसका कितना होगा? 10%। 10% कर लो, 10,000 का कितना होता है? 1,000। तो 1,000 जूल्स एनर्जी जो है वो किसको मिली? नेक्स्ट ट्रॉफिक यानी सेकंड ट्रॉफिक लेवल को। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि फूड चेन के अंदर 500 जूल एनर्जी जो है वो रैट्स को मिली, यानी कि रैट्स के पास कितनी एनर्जी है? 500 जूल्स। तो हॉक्स और स्नेक्स में कितनी एनर्जी होगी? देखो रैट्स में अगर 500 जूल है तो 10% उसका कर दो, 10% कितना होता है? 50 जूल एनर्जी किसको मिली? स्नेक्स को। अब उसका भी 10% हॉक्स को मिला, यानी कि 5 जूल्स एनर्जी जो है वो किसको मिली? हॉक्स को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरीका बताओ कि हार्मफुल केमिकल्स जो है वो इकट्ठा ना हो, यानी बायोमैग्निफिकेशन ना हो, कि कोई तरीका बताओ, क्या कर सकते हैं? बायोमैग्निफिकेशन क्यों होता है? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा है कि केमिकल्स का, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया जाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, अवॉइड कर दो उनको, यूज ही ना करो। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा कि फूड चेन में 10,000 जूल्स एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर को मिली, तो कितनी एनर्जी जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास पहुंची और कितनी टर्शरी कंज्यूमर के पास पहुंची, ठीक है। मान लीजिए कि प्रोड्यूसर, सबसे पहले प्रोड्यूसर ही होते हैं, पता है आपको, सबसे पहले प्रोड्यूसर आएंगे, फिर आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर आएंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। तो अगर प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 जूल्स एनर्जी है तो उसका 10% मिलेगा प्राइमरी को, यानी कि 1,000। उसका 10% मिलेगा सेकेंडरी को, यानी कि 100 जूल, और उसका भी 10% मिलेगा
टर्शरी को यानी कि 10 जूल्स। तो सेकेंडरी ने टर्शरी को कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र की? 10 जूल्स एनर्जी। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सन ने 1000 जूल्स एनर्जी जो थी वो प्लांट्स को दी, ठीक है, बट प्लांट्स ने उसका कितना यूटिलाइज किया? चलिए बाद में पढ़ते हैं। उसके बाद ग्रास प्लांट्स से किसके पास गई वो एनर्जी? डियर के पास। और डियर के पास किसके पास गई? लॉयन के पास। क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर 10,000 जूल्स एनर्जी सन ने प्लांट्स को दी है तो डियर ने लॉयन को कितनी एनर्जी दी? देखिए यहाँ पे है हमारे पास 10,000 जूल्स एनर्जी, उसका 1% कितना होगा? 100 जूल। 100 जूल किसको मिला? प्लांट्स को। और डियर को कितना मिला? 10 जूल। तो लॉयन को कितना मिला? उसका 10% 1 जूल। यानी कि डियर ने लॉयन को कितनी एनर्जी ट्रांसफर की? 1 जूल एनर्जी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। इंसान की हरकतों ने एनवायरनमेंट पे क्या क्या असर डाला है वो हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पोल्यूशन, ओजोन डिप्लेशन और वेस्ट डिस्पोजल यानी कचरा बिखेरना। पोल्यूशन क्या होता है? जो अनचाहा बदलाव होता है यानी कि अनवांटेड चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। एक इकोसिस्टम के या एनवायरनमेंट के जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स होते हैं, अगर उनमें कुछ बदलाव हो, अनचाहा बदलाव हो, तो हम उसको पोल्यूशन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में। ये हमारी अर्थ है। अर्थ से लगभग 20 से 30 किलोमीटर ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। ये लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। अर्थ से सबसे निचली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर वो स्फेयर है जिसके अंदर एरोप्लेन भी चलते हैं। उसी के अंदर सबसे निचले हिस्से पे यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। ओजोन लेयर एक्चुअली बनती कैसे है? देखो, हम जिस ऑक्सीजन में सांस लेते हैं वो है O2, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम। अगर मॉलिक्यूल में हो गए 3 एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 3 एटम हो गए, तो हम उसको ओजोन बोलते हैं। और ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। बहुत ऊपर एक ओजोन लेयर होती है। ये एक्चुअल अगर अर्थ पे पाई जाए तो ये बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस, डेडली पॉइजनस गैस होती है। बट अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाए तो इससे क्या होता है कि सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और अर्थ पे नहीं पहुँच पाती। तो जिससे क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हम तक पहुँच नहीं पाएंगी और उसका जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो भी हम तक नहीं पहुँच पाएगा। ओजोन लेयर के काफ़ी बेनिफिट हैं, बट जो लेयर है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अच्छा, अब ये पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर बनती कैसे है। ये देखो, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है O2 फॉर्म में, बट स्ट्रेटोस्फेयर में जो ऑक्सीजन मिलेगी वो O फॉर्म में मिलेगी। नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड नहीं होता, ब्रेक हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन अकेली है। अब ये क्या होगा कि नीचे की जो ऑक्सीजन है O2 और वहाँ की जो ऑक्सीजन है O, ये दोनों मिलके बनाएंगे O3 यानी कि ओजोन। ओजोन डिप्लेशन क्या है? अब देखो, ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है। बट 1980 में कुछ साइंटिस्ट ने एक चीज़ देखी कि अंटार्कटिका की साइड पे, अर्थ पे एक बहुत बड़ा ओजोन के अंदर होल हो गया, जिसको हम ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि कुछ गैसेस, ओजोन को तबाह करने वाली गैसेस जैसे कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। तो ये CFC गैस जो है ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तबाह कर देती है। अब CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल कहाँ होती है? रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में और फायर एक्सटिंग्विशर में, वहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो 1987 में इसको बिल्कुल ठीक कर दिया गया। वो कैसे? जो कि CFC गैस की प्रोडक्शन थी वो बहुत कम कर दी गई।
जिससे ये होल फिल हो गया। ये होल अब ठीक हो चुका है। बट अगर हम दोबारा से ऐसी गैसेस का इस्तेमाल करेंगे तो ये ओजोन होल फिर दोबारा हो सकता है। अब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है ओजोन डिप्लेशन के? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अगर ज़मीन पे पहुंची, हमारी बॉडी पे पड़ी तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। कॉर्निया पे पड़ा तो कॉर्निया की में स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से स्लो ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्नो ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्योंकि कॉर्निया क्या करता है कि लाइट को लिमिटेड मात्रा में आइज़ के अंदर पहुंचाता है। अगर कॉर्निया अपना काम करना बंद कर देगा या इसका स्वेलिंग हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, जिसकी वजह से तेज़ रोशनी महसूस होगी, जिसको हम स्नो ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्लो हो जाएगा। एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा इसका। अब क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर जो है वो कैसे डिप्लेशन होती है, यानी कि कैसे ख़राब होती है। वो मैंने अभी आपको बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, जो कि इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेंट में, एरोसोल में, और एक और चीज़ में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में। उससे ओजोन डिप्लेशन को खतरा होता है। अब है वेस्ट डिस्पोजल। ये वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है? देखिए, हम घरों से कूड़ा वगैरह जो है वो बाहर निकालते हैं, बट कूड़ा हम कहीं पे भी फेंक देते हैं, सड़कों पे, कहीं पे भी, गलियों में। तो बट अगर हम कूड़े को सही तरीके से डिस्पोज करें, सही जगह पे लगाएं, तो हमारी जो अर्थ है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो कितना साफ़ सुथरा होगा। बट अगर हम इधर उधर फेंक देते हैं तो सोचो कितना पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन होगा इससे। तो वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करना होता है, बट उससे पहले ये पता हो कि वेस्ट कितने तरह का होता है। अब हमारी बॉडी से भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, हमारे घरों से भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, फैक्ट्रीज से भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, हॉस्पिटल से वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो हर एक वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने का अलग अलग तरीका होता है। तो दो तरह का वेस्ट होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, यानी कि प्लांट्स या एनिमल से मिलने वाली चीज़ें हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आपको प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह दिख रही है, डिस्पोजेबल दिख रहा है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, अगर हमें ये पता हो तो हम वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसको डीकम्पोजर्स, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था डीकम्पोजर्स के बारे में। जो डीकम्पोजर्स हैं वो क्या होते हैं, वो ह्यूमन बीइंग से या प्लांट से या एनिमल से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को या उनके डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाकर ख़त्म कर देते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती है? अर्थवर्म, बैक्टीरिया और फंगी। ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे अपना खाना बनाते हैं और उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। ये चीज़ें हमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से मिलती हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, कॉटन, जूट, वूल, वुड, लेदर, पेपर, एनिमल डंग, एनिमल बोन्स। ये सारी चीज़ें जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो फैक्ट्रीज में पैदा होता है और इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाकर ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास, मेटल्स, सिंथेटिक रबड़, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। ये वो वेस्ट है जो कि अगर आप एक काम करो, एक एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ। आप घर से कुछ कूड़ा जो है, थोड़ा सा कूड़ा जो है या वेस्ट मटेरियल जो है, वो आप क्या करो, उसको मिट्टी में दबा दो। इनमें कौन कौन सी चीज़ हो, मान लो ग्लास के पीसेस हैं, शीशे के पीसेस हैं, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, सब्जी है, फ्रूट है, ये चीज़ें ख़राब हो चुकी सब्जी या फ्रूट है, तो आप क्या करो, उसको मिट्टी में दबा दो। थोड़े दिनों बाद आप या 1 मंथ के बाद आप जब उसको निकालोगे तो उसमें से जो चीज़ें गायब हो चुकी होंगी वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और जो चीज़ें वही होंगी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज़ें गायब हो चुकी है इसका मतलब है कि डीकम्पोजर्स ने, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उनको ख़त्म कर दिया।
तो अब आपको पता चला कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दो तरह के डस्टबिन लगाते हैं। एक डस्टबिन होता है ग्रीन और एक होता है ब्लू, ग्रीन बिन और ब्लू बिन। ग्रीन बिन में हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं और ब्लू बिन में हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं। अब इन दोनों को अलग अलग रखने का क्या प्रोसीजर है, ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अगर आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से अलग रखोगे तो वो डिकम्पोज होगा। बट अगर आप मान लीजिए कि पॉलीथीन के अंदर आपने सब्जी या फ्रूट वगैरह डालकर आपने उसको अगर फेंक दिया, तो क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस जो है वो उसके अंदर जा ही नहीं पाएगा, पॉलीथीन के अंदर नहीं जा पाएगा, तो वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, तो जिससे कूड़ा कचरा और ज़्यादा फैलेगा। तो इसलिए ग्रीन बिन में बायोडिग्रेडेबल और ब्लू बिन में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग क्यों रखना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, सेम यही क्वेश्चन का आंसर आप खुद ढूंढो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जो है वो जूट और क्लॉथ के बैग्स के लिए ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दे रही है। वो क्यों चाहती है कि प्लास्टिक के बैग्स बंद हो जाए और जूट और क्लॉथ के बैग्स हो, क्योंकि जूट और क्लॉथ के बैग्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगर कहीं पे आप फेंक भी दोगे तो वहाँ से वो नष्ट हो जाएंगे, बट प्लास्टिक के बैग्स नष्ट नहीं होते। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि वाई डू मैन मेड मटीरियल्स लाइक प्लास्टिक परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन अर्थ। क्यों? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लास्टिक्स को डिकम्पोज नहीं कर सकते, इसलिए वो लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट स्टेप इज बीइंग टेकन टू लिमिट द डैमेज टू ओजोन लेयर। अब क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करना होगा। CFC, याद रखना, CFC का इस्तेमाल कम करें या ना करें। CFC पे बैन कर दो, CFC को बंद कर दो। CFC कहाँ इस्तेमाल होती है? रेफ्रिजरेटर्स में, AC में, फायर एक्सटिंग्विशर में, या हेयर स्प्रे में, या डीओ स्प्रे में। तो उनके अंदर CFC का अगर इस्तेमाल ना हो तो ओजोन लेयर को कोई भी डैमेज नहीं होगा। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर। अभी थोड़ी देर पहले बताया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये वो गैस है या वो कंपाउंड है जो ओजोन लेयर को डैमेज करता है, यानी डिप्लेट करता है। अब डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। वाई? जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो है वो आसानी से एनवायरनमेंट में एंटर होंगी, जिससे कि प्लांट्स पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, एनिमल्स में स्किन कैंसर होगा, एक्वेटिक लाइफ जो है वो डैमेज होगी। तो ये था आपका आवर एनवायरनमेंट का पूरा चैप्टर। वन शॉट में मैंने पूरी वीडियो जो है वो आपको बता दी, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया। और जो स्टूडेंट्स थोड़े से आलसी हैं उनको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि एक बढ़िया क्वालिटी की एजुकेशन जो है वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरी वेबसाइट है vikas.tech.edu.com, वहाँ पे भी आपको मेरे नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।